अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। बानी पीटीआई इमरान खान के अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की रेगुलर समाअत अचानक मुलतवी करके जज साहब की जानिब से 27 फरवरी की एक लंबी तारीख दे दी गई है। इससे पहले तोशा खाना 2 केस की रोजाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में समाअत की जाती थी। आज इमरान खान के वकील फैसल चौधरी अडयाला जेल पहुंचे तो अदालती अमले की जानिब से उन्हें आगाह किया गया कि मुकदमे की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि इससे पहले GHQ हमला केस की समाअत भी खिलाफ मामूल 26 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। अहम मुकदमात की समाअत के इस तरह अचानक मुलतवी होने पर PTI की क़यादत की जानिब से खदशात का इजहार किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि ये कुछ नॉर्मल से हटकर बात लगती है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि इस तरह समाअत के अचानक मुलतवी होने पर मैं शकूक व शुबहात का शिकार हो गया हूँ और बानी PTI इमरान खान और अब उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती के हवाले से भी फिक्रमंद हूँ। इससे पहले भी पिछले साल अक्टूबर में इसी तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी जब इमरान खान के मुकदमात की समाअत में अचानक एक लंबा ब्रेक आ गया था, जिसके बाद बानी PTI इमरान खान ने बताया था कि वो जो लंबा अरसा है उसके दौरान उनको कैद तन्हाई में रखने के साथ साथ उनके सेल की बिजली भी 5 रोज़ के लिए मुनक़ता कर दी गई थी। इन्हीं खदशात के पेश नज़र PTI क़यादत की जानिब से KP हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI और बुशरा बीबी तक रसाई बंद कर दी गई है। अदलिया को अब अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि अब बस बहुत हो गया। एक तरफ बानी PTI की क़यादत और इमरान खान के वकील फैसल चौधरी अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान के वकील फैसल चौधरी के भाई फवाद चौधरी PTI क़यादत को टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं। KP हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर फवाद चौधरी ने PTI क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि PTI की क़यादत को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अडयाला जेल के सामने करनी चाहिए थी, ना कि KP हाउस की आरामदेह नशिस्त पर बैठकर। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि PTI की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का पैगाम कैसे दे रही है जब उनकी बानी PTI से मुलाकात ही नहीं हुई। इसके अलावा फवाद चौधरी मुसलसल PTI की क़यादत पर तनकीद करते हुए मुख्तलिफ सवाल भी उठा रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI में एक मखसूस ग्रुप लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खा गया, जबकि इमरान खान 570 दिन से जेल में ही बंद हैं। उनका मजीद कहना है कि अब ये तमाशा खत्म होगा। फवाद चौधरी की जानिब से सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम, रऊफ हसन और शुएब शाहीन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। इससे पहले शेर अफजल मरवत भी सलमान अकरम राजा को पार्टी पर कब्जे का ताना देते थे और वो ये भी कह रहे थे, मजीद भी हमने देखा कि उन पर वो शदीद तनकीद भी कर रहे थे। ये भी याद रहे कि चंद दिन कबल बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से बेदखल कर दिया गया था। वो मसला भी कुछ कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देता है, उसमें भी डिफरेंट तरह की हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सामने आती हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राजा कमरुल इस्लाम साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब भी मौजूद है। सर आप दोनों की इजाज़त से एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो आज के मौज़ूआत हैं वो हमने आपके सामने रखे। मैं कमरुल इस्लाम साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। सर वैसे तो बहुत सारे इंटरनल आजकल इशूज़ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब उनका उठ के बहुत सारे मल्टीपल इशूज़ पर तनकीद करना और ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट साथ में आना, जो ऐसा लग रहा है कि उसी मामले को जो है वो साथ में सपोर्ट कर रही है। लोग पैसे ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके क़यादत आज़ाद नहीं हो सकती, ये मौक़िफ़ अपनाया फवाद चौधरी ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिगर भी कोट कर दिया कि कितने कितने पैसे लिए हैं वकीलों ने और इन मामलात के ऊपर। राब्ते में है हुकूमत के साथ चौधरी साहब? देखें वो तो राब्ते में है या नहीं है, लेकिन एक बात है कि तनख्वाहदार पार्टी नहीं चला सकते। जब आप वो कारकुन नहीं हो सकते, वो कारकुन नहीं हो सकते। देखें कारकुन हमेशा जो पॉलिटिकल नज़रिए और आइडियोलॉजी के साथ मुंसलिक होता है या अपनी लीडरशिप के साथ, वो जब कीमत वसूल करता है तो फिर कमर्शियल रीजंस आ जाते हैं और फिर जो ये झगड़े और आपस में ये जो बिकरिंग, ये इसके पीछे भी फिर फाइनेंशियल वही चीज़ें जो एक किसी नाकाम और गिरते हुए अदारे में होती हैं। तो पहले सियासत अलग होती है, ब्रेड एंड बटर अलग होता है। वकील हैं ये सारे मोस्टली, तो अब तो जो PTI के अंदर हैं और वो अब एक तरफ वो मैंने तनख्वाह की बात की, अब उसके बाद जब दीगर चीज़ है कि जब आप सर्विसेज हायर करते हैं तो फिर वो अमंग दी प्रोफेशनल्स भी एक कंपटीशन होता है कि ये केस किसे मिलेगा। और आपको पता है कि बहुत से प्रोफेशनल्स काम को, यानी इंजीनियरिंग का काम है तो वो उसको थोड़ा बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं ताकि मज़ीद कवर्ड एरिया शामिल हो उसके अंदर और मज़ीद केसेस आएँ। तो इसलिए इस माहौल में फिर जो है एक जो सियासी पार्टी जो दावा करे कि हम एक आइडियोलॉजी पे कर रहे हैं काम, तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और यही कुछ आज हम देख रहे हैं। दूसरा, आपने अपने
मैंने इब्तदाइये में ये बात की थी कि वो जो अपना मुकदमा 27 फरवरी तक लंबी तारीख, तो इन हालात में कोई लंबी, ये 27 फरवरी कोई लंबी तारीख नहीं है। और अगर लंबी भी है तो अगर लंबी भी है तो इसमें खदशात का इजहार जो है वो बानी PTI के वकील को नहीं करना चाहिए कि लंबी तारीख हमेशा, चाहे वो एक हफ्ते की हो, ये वो लंबी नहीं है। वो रिलीफ किसका है? वो रिलीफ जो है वो मुद्दा अलाय का है, वो मुल्ज़म फ्रीक को रिलीफ मिलता है। रिलीफ कैसे सर? वो जेल में हैं, वो मल्टीपल केसेस फेस कर रहे हैं, उनका क्या रिलीफ है? रिलीफ यही है ना कि जी डे टू डे प्रोसीडिंग्स, रिलीफ हमेशा, यानी आप जब भी देखेंगे, जब भी केस, यानी डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्यों की जाती हैं? इसलिए कि जल्दी हो। और देखें आप एवरेज अगर केसेस के आप टाइम निकाल लें, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो अपना उन केसेस के हाथों ख्वार हो रहा है, तो उसके मुकाबले में ये एक हफ्ता क्या है जिसको हमने। चलिए सर मजीद बात करते हैं। मैं जरा यूसुफ ज़ई साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सर बहुत कुछ है आपसे पूछने वाला। पहले तो मुझे ये बताएं कि इख्तिलाफात क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा, ये थप्पड़ तक, चांटों तक बात पहुंच गई सर। एक बैड इंप्रेशन है ना, एक बैड टेस्ट जो गया। अब ये कि वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 2 टके की PTI की सियासी कमेटी है और वो मेरे खिलाफ जो स्टेटमेंट इशू करी, और शोएब शाहीन साहब के लिए उन्होंने कहा कि वो एक क्लर्क की हिमायत में उठकर आ गई है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसको PTI के अंदरूनी झगड़ा कहना बड़े जाती होगी। 2 बंदे हैं, दोनों वकला हैं, आपस में लड़े हैं, तो अच्छी बात नहीं है। लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। जब दलाइल खत्म हो जाते हैं वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ। तो दोनों में लड़ाई हुई है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये उनका अंदरूनी मामलात है, अपने मामलात है, उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं समझता कि उससे पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क पड़ा है। ना इसको इतना बड़ा चढ़ा कर पता नहीं क्यों पेश किया जा रहा है सर। इसलिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन सर इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि एक तो सियासी कमेटी ने एलामिया जारी किया है, दूसरा फवाद चौधरी साहब को इमरान खान से ऑडियंस तो मिल रही है ना सर, वो मुलाकातें हुई हैं उनसे, तो कोई ना कोई तो फिर इंपॉर्टेंस होगी फवाद चौधरी साहब की अभी भी बानी PTI की नजर में। नहीं देखें, चूंकि 9 मई में उन केस में वो हैं और अडियाला जेल में जब सुनवाई होती है तो उनको पेश होना पड़ता है, तमाम लोगों को जो इस केस में है। तो उस केस में पेशी के लिए जाते हैं, वहाँ इमरान खान आता है, डेफिनेटली मुलाकात हो जाती है। अब इसका अभी तक इमरान खान की तरफ से कोई एलामिया जारी नहीं हुआ है कि किसको लिया है पार्टी में वापस, किसको नहीं लिया है। तो जब तक उनकी तरफ से एलामिया जारी नहीं होता तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो PTI में है या नहीं है। अभी तक तो जाहिर है अभी तक तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है अभी तक वापसी नहीं की है, लेकिन वो हमदर्दी जरूर जता रहे हैं पार्टी के साथ। उनकी बातों से पता चलता है कि वो हमदर्दी रखते हैं। लेकिन ये जो मुतनाज़ा बयानात दे रहे हैं, आई डोंट नो कि इसका उनको क्या फायदा होगा और पार्टी को क्या नुकसान होगा। सर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं, उनके भाई जो है बानी PTI के वकील भी हैं, जो इल्जामात वैसे फवाद चौधरी साहब लगा रहे हैं, और जो बात अभी राजा साहब ने भी यहाँ पर की, वो कहते हैं जी तनख्वाहें जो महीने की लेते हैं वो फिर इनकलाब नहीं लाया करते, वो रहाइयाँ नहीं कराया करते क़यादत की, वो सियासत नहीं किया करते। देखिए, जो लोग तनख्वाहें लेते हैं ना वो दफ्तरों में बैठे हैं, वो PTI के ऑफिस वो फिर वो नहीं है, उनके पास कोई पार्टी ओहदे नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों के पास पार्टी ओहदे हैं उनके वो कोई तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं, वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक उनकी बड़ी खिदमात रही हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ये सिर्फ पार्टी में फूट को मुस्तकिल करने के लिए प्रोपेगेंडा हो रहा है हुकूमत की तरफ से। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी PTI में तो बहुत बड़ी फूट आ गई। क्या फूट आ गई? आपको पता नहीं है कि हमसे बल्ला भी छीना गया, सब कुछ निशानी भी छीनी गई। लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दिया। इसके अलावा अगर मैं आपको याद हो सेनेट के इलेक्शन के बाद जब इल्जाम लगा कि 20 लोगों पे, तो उस वक्त तो पूरी तहकीक भी नहीं हुई थी, लेकिन एक इल्जाम लगा तो खान साहब ने कहा कि अभी टाइम भी नहीं है, इलेक्शन भी आ रहे हैं, 20 को निकालो, इनको मैं टिकट नहीं दूंगा। हाँ। तो सबने कहा कि जी आप 20 लोगों को जिन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, 5 साल तक उन्होंने हल्कों में काम किया है, आप निकालेंगे तो वो 20 लोग फिर अपनी पार्टी अपनी सीटें रिटेन नहीं कर सके। तो मतलब कहने का मतलब वोट इमरान खान का है। ये कोई अगर कहे ना कि जी फलां के इख्तिलाफात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? बड़े-बड़े लोग जो पार्टी से चले गए। सर बिफोर आई गो बैक टू राजा साहब, सर इसकी तस्दीक कर दे। ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, वो कहते हैं कि 81 करोड़ रुपया अभी तक केसेस लड़ने की मद में आप लोग खर्च कर चुके हैं डिफरेंट मुकदमात के ऊपर, जो फीसें दी हैं आप लोगों ने वकला की।
पता नहीं ख्वाजा साहब को इतनी दिलचस्पी क्यों है और कहाँ से फिगर उठा के लाए उन्होंने। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और देखें, अगर फीसों में दी भी गई है तो डिफरेंट वकला को दी गई होंगी ना, जो इस वक्त पार्टी के अहदेदार है उनमें तो तकसीम नहीं हुई है ना। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बड़ी अमाउंट की। खैर सर, वकला पार्टी ओहदेदार भी हैं। खैर अभी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये भी कंफ्यूजन है, लेकिन आई कम बैक टू यू। मैं थोड़ा राज साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, ये जो भी कोई इस वक्त एक कंफ्यूजन है पीटीआई के अंदर, गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है इसको, और कहीं ना कहीं ये भी एक तासुर मिल रहा है कि शायद उसको वो भी कर रही है, क्या हवा भी देने की कोशिश कर रही है। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो अगर असेंबली में बात करना चाहते हैं तो इजलास में तो इजाज़त मिल जाती है, बैरिस्टर गौहर को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती जी? वो तो जब उन्हें मिलती है वो कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। आज भी वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया और जब इजाज़त मिली तो उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया। रोज़ डेली बेसिस पे आखिर इजाज़त मिलती है, माइक ऑन होता है तो वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं, या जब इजाज़त मिलती है तो उस वक्त वो शोर शराबा करते हैं। ये असेंबली का माहौल इस किस्म का बना हुआ है। लेकिन अभी जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा, ये सिर्फ तनख्वाहों का मामला नहीं है, तनख्वाह वाला शायद कोई दफ्तर में भी बैठा हो। अभी फवाद चौधरी साहब ने कोई बहुत बड़ा फिगर दिया है कि ये जो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने शख्सियात जिनका नाम लिया कि वो अहदेदार भी हैं, तो इसलिए रऊफ हसन साहब अब अहदेदार नहीं है, थे जब हमला हुआ उससे पहले थे। बाकी लोगों का नाम दिया उन्होंने, वो तो अहदेदार। वो तो इल्जामात बड़े संगीन है, वो मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं स्मगलिंग और पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगा रहे हैं, वो मैं पूछूंगी यूसुफजई साहब से। लेकिन अंदर से यार है ना, हमारी तरफ से नहीं है, उनके अपने लोग कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा। अच्छा, जहाँ इनका हाउस एंड ऑर्डर थोड़ा सा नहीं लग रहा और लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है सफ़ों के अंदर, वहाँ पे सर हुकूमत का हाउस में, पार्टी नहीं कह रही, हुकूमत का हाउस भी इन ऑर्डर नहीं लग रहा। पीपल्स पार्टी का जो एक आप लोगों के साथ एक वो चल पड़ा है और खासतौर पर जो सूबाई हुकूमतों के तर्जुमान आपस में उलझते चले जा रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं करी, मैं तो आपसे एक सियासी जमात है जिसकी का किबला एक तरफ होना चाहिए, उसमें भी अफराद होते हैं, उसमें भी कुछ तेज़ मिजाज होते हैं, कुछ धीमे मिजाज होते हैं। तो इसलिए किसी एक के बयान को, इवन मैं पीटीआई के लिए भी कहूंगा कि उसको इस तरीके से वैसे ही हर पार्टी में नहीं होता, आप तो सीनियर सियासतदान हैं, और वो भी जब अगर लीडर चला जाए पार्टी का वैक्यूम क्रिएट हो जाए। मैं यही कह रहा हूं, मैं स्पेस दे रहा हूं, लेकिन आपकी तो लीडरशिप मौजूद है, फिर भी मियां जावेद लतीफ हैं, फिर आसिफ किरमानी हैं, मैं तो और भी नाम ले सकती हूँ जो आपकी बिस्कुरम दस्तगीर हैं। आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी डाइसेंटिंग वॉइसेस होते हैं। इलेक्शन हाउस के अंदर होना और हाउस से बाहर होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बहुत सी चीज़ों से लेजिस्लेटिव प्रोसेस से आगाही नहीं होती उनको, और फिर दूसरी बात है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी बहुत से सवालात को लिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि आपके डाइसेंट इसलिए है कि वो गम है हाउस से बाहर होने का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ों में जिससे आदमी पूरी तरह आगाह नहीं होता, एक बात। दूसरा, क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन की नेचर पे आप जब उस सवाल का एक पर्टिकुलर जुमला जब आप सवाल करेंगे और उसका जवाब दिया जाएगा। मसलन राना साहब से किसी ने सवाल किया था उधर के जी वो जजेस के खिलाफ रेफरेंस वाला जिस बयान को, तो वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के जवाब में एक जुमला था कि जी इन बुनियादों पे हो सकता है, किसी का सवाल था। तो ये भी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। तो ऐसी कोई हमारी जमात में, हाँ, जो आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, भाई ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी हिस्ट्री है निस्फ सदी से ज़्यादा जो है आपस में एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की, पॉलिटिकल एक दूसरे की हरीफ होने की एक हिस्ट्री है। तो उसके दौरान आप और डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। फिर इस वक्त जो है वो डिफरेंट प्रोविंसेस में हुकूमत है जो कि सूबे एक दूसरे की कंपटीशन में परफॉर्मेंस में, तो इसलिए वो एक दूसरे की अगर चीज़ों को या अपनी चीज़ किसी को बढ़ा के कोई सूबा बयान करता है या उन सूबों के जो आपके तर्जुमान हैं। आपकी हुकूमत टिकी हुई है सर उनकी सपोर्ट पे, मैं तो इसलिए सवाल कर रही हूँ कि मुझे कॉन्टेक्स्ट आई डू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपको अंदाजा है ना इस बात का कि हिमायत के बगैर चली जाएगी ये वो चीज़ें जब टॉप पे जाती हैं तो फिर वो उनकी इफ़हाम तफ़हीम और डाइल्यूट हो जाती है। मेंबर्स को आप देखें ना, क्लास में जब एक में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं तो आपस में उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। तो असम्बली में भी बहुत सी मामलात पे हमारे भी मेंबर्स प्राइवेट मेंबर्स डे पे या वक्फा सवालात में असम्बली प्रोसीडिंग्स में हुकूमत के बहुत सी चीज़ों पे तनकीद करते हैं। मैं अपनी जमात की बात कर रहा हूँ, तो इसको उस सेंस में नहीं लेना। चले, मैं यूसुफजई साहब एक दो चीज़ें आपसे और भी पूछनी है, लेकिन फिर ज़रा ये क्योंकि अभी राजा साहब ने भी हवाला दे दिया फवाद चौधरी साहब की बात का, इस पर आपसे क्लैरिफिकेशन ले ही लूँ। जो नाम सर उन्होंने दिया शुएब शाहीन का तो दिया ही दिया, सलमान राजा, शेख वकास अकरम जैसे लोग, उन्होंने कहा ये करोड़ों रुपए खा गए। रऊफ हसन साहब का उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपए वो अभी तक तनख्वाह की मद में ले चुके हैं।
रऊफ हसन साहब कुछ अरसा पहले तक पार्टी ओहदेदार भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो अभी भी आते हैं आपकी जमात को डिफेंड करते हैं मीडिया के ऊपर। इल्जामात बड़े संगीन लगा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और अगली उन्होंने ट्वीट में यही कहा है कि अगर आपका लीडर जेल में हो और आप इस तरह की तनख्वाहें ले रहे हो तो आप फिर इनकलाब ला के उसको बाहर नहीं निकाल सकते जेल से। देखिए ये तो इल्जाम है, अब इल्जाम का मैं क्या जवाब दूं। हम सारे इस पार्टी से 96 से वाबस्ता हूँ, मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि हमें किसी ओहदेदार को तनख्वाह मिली है। जमात इस्लामी के अंदर ये चीज़ है, वो अपने ओहदेदारों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक रऊफ हसन साहब शायद जब उसमें होते थे, दफ्तर के काम करते थे, उस वक्त शायद हो। अब उसके बाद तो मेरे इल्म में नहीं, जब पार्टी का ओहदा उनके पास आ गया या किसी और के पास पार्टी का ओहदा है, तो ओहदेदारों को कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही तारिक इंसाफ में। ये बेबुनियाद इल्जाम। अच्छा, ये एक बात तो फिर लेकिन ठीक है ना फवाद चौधरी साहब की जो उन्होंने आज कहा, उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ इतना मसला डेट्स आगे पढ़ रही हैं, इससे पहले भी जब तारीखें पढ़ना शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ वो हमने देखा, और आपकी क़यादत सिर्फ इतना ही कर सकी सर कि केपीके हाउस की अच्छी सी कोजी सी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं अडयाला जेल के सामने जाएं, आप लोग ये जो मजे कर रहे हैं ये मजे खत्म होने की जरूरत है। अब देखिए सियासी पार्टियां होती हैं, सियासी पार्टियों के पास अपनी आवाज़ उठाना होता है, कभी मुजाहरा करना होता है, कभी जलसा करना होता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं एहतजाज करने का। हाँ। और देखिए 10 दिन ज़ाहिर है बड़ी ज़ाती है कि जो समाअत है वो 10 दिन तक मुलतवी कर दी, 10 दिन तक आप इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकेगा, ये बड़ी ज़ाती है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इससे ज़रूर शकूक के शुबात पैदा होते हैं। तो हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हुकूमत ऐसा कर रही है फिर लेकिन सर कल तो है ना, कल मुलाकात का दिन तो है, वो ठीक है हेयरिंग के दौरान मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल फैमिली की आई थिंक मुलाकात का दिन है। हाँ, लेकिन ये तो सुनने में आया कि 10 दिन तक मुलाकात नहीं होगी उनके साथ। अच्छा। ये अगर है तो ये जाती है, क्योंकि जेल अथॉरिटी इतनी आज़ाद नहीं है कि उन पर एतमाद किया। जो वकील है फैसल चौधरी, उन्होंने भी ये बात की है कि जेल अथॉरिटीज आज़ाद नहीं है, हम उन पर इतना एतमाद नहीं कर सकते। हाँ। और इनको इतने वो नहीं दे सकते। लेकिन जो इस वक्त असल चीज़ है ना वो ये कि देखें जो पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, असल इल्ज़ामात तो ये है ना कि शर्जील मेमन ने आज कहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है अगर हमने बता दिया तो फिर वो नहीं टिक सकेगी, क्योंकि हमें पता है कि उनका मैंडेट कौन सा मैंडेट। सर एक बात आपने भी कही है, वैसे वो क्यों कही है? आपने कहा है कि ईद से पहले हुकूमत चली जाएगी, उसकी क्या बुनियाद है? मैंने आपकी स्टेटमेंट देखी। देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी बुनियाद ही तो यही है ना। हाँ। ये पीपल्स पार्टी के सहारे तो खड़ी है ना ये हुकूमत। ठीक है, अगर ये इस तरह की बयानबाजी हो रही है, यहाँ पे जो पंजाब की जो तर्जुमान है वो इसको ये थोड़ा सा इल्म भी नहीं है कि इनकी जो नून लीग की हुकूमत खड़ी है वो तो पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। जो आज उन्होंने बयान दिया है कि जी सिंध में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। ना सड़कें बन रही है ना क्या हो रहा है, तो उसके जवाब में शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है, तो अगर मैं बता दूं कि आप मैंडेट कहाँ से मिला है तो फिर आप खामोश हो जाएंगी। तो उनकी बयान फिर उसके वाला जो गवर्नर पंजाब ने उस दिन स्टेटमेंट दिए कि जी अता तारट बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन वो तो एमएनए ही नहीं है उनके। वो तो है ही फॉर्म 47 के एमएनए, और गवर्नमेंट के पास भी मैंडेट है। तो ये देखिए ये चीजें वैसे नहीं कही जाती है, कहीं ना कहीं हकीकत होती है। और आज पहली दफा पीपल्स पार्टी ने सच बोला है। चले वो पीपल्स पार्टी ने तो खैर आप पहली मर्तबा नून लीग ने भी सच बोला है। नून लीग ने क्या सच बोला? वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है सिंध में, और ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, चले सर आप जो बात करें ना, आपने क्योंकि शर्जील मेमन साहब का हवाला दिया, वो उन्होंने तो आज और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने तो वज़ीर आला पंजाब के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके तफसील से सर आपसे एक ही दफ़ा जवाब देती हूँ, वरना आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले वैसे तो राज साहब आपने पीपल्स पार्टी वाले एंगल का जवाब दिया, लेकिन यूसुफ ज़ई साहब ने जो बात कही है वो ये कहते हैं जी कि ईद से पहले ये हुकूमत खुद ही घर चली जाएगी, और पीपल्स पार्टी वाले मामले की वजह से बैरिस्टर सैफ ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है। वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने शेरवानी बिलावल साहब के लिए तैयार करवाई हुई है, तो वो फिर अब कुछ ना कुछ तो इन प्ले आएंगे ना, इन मोशन आएंगे आप लोगों को कहीं भेजने के लिए। शौकत साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। इन्होंने ईद से पहले तो कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि ये ईद 2029 वाली ईद होगी और उससे पहले हुकूमत जो है इंशाल्लाह जरूर जाएगी और इलेक्शंस होंगे। हाँ। लेकिन ये जो सच झूठ की बात है कि पीपल्स पार्टी और जो पंजाब हुकूमत और शर्जील मेमन साहब और अज़मा साहिबा की जो आप बता रहे हैं,
ये बुनियादी तौर पर अगर आप इसकी रूट कॉज तलाश करें तो ये एक हेल्दी कंपटीशन का नाम है कि एक दूसरे को अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है आपकी नहीं है, और दूसरा ये कह रहा है कि हमारी अच्छी नहीं है। सर, वो तो आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर पता चल जाए कि आपका असली मैंडेट कितना है, शर्जील मेमन साहब ने कहा, वो तो फिर मसला हो जाएगा। वो तो चलें कई दफ़ा लफाजी में लफ्ज़ में कहीं जुमला आगे पीछे हो जाता है। सारे फॉर्म 47 वो फॉर्म है अल्टीमेट जो रिजल्ट को कंपाइल करके बताता है। तो ये नहीं कि फॉर्म 47 उस इलेक्शन रूल्स में कहीं नहीं था और ये अचानक आ गया। तो हर जीता हुआ उम्मीदवार जो था ये है ना, वो तो चले वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में वाजे हो जाएगा ना। लेकिन 2013 वाले भी 2008 वाले भी ये सारे फॉर्म 47 के नतीजे में असम्बलीज में भी आए थे और दीगर उन चीज़ों पे आए थे। और जहाँ तक सच झूठ का ताल्लुक है कि पीपल्स सिंध में से या पंजाब में से कौन सच्चा है, तो इसके साथ फवाद चौधरी साहब को भी शामिल कर लें कि फिर वो भी उनको भी इक्वली सच्चा डिक्लेयर करना चाहिए। किसी को झूठा ऐसे हम कह तो नहीं सकते, झूठा नहीं मानना चाहिए इस तरह से किसी को। नहीं सर, लेकिन अच्छा चले ये जो बात हो रही है चेंज ऑफ गवर्नमेंट की, ये तो एक तो चले एंगल यूसुफ ज़ई साहब ने लिया, बैरिस्टर सैफ ने लिया। अभी एक राय ये भी पाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब खुद सरगर्म हो रहे हैं सियासत के अंदर और वो समझते हैं कि शायद छोटे मियाँ साहब को घर जाना चाहिए। नहीं, मियाँ नवाज और वज़ारत उज़्मा पर उनके आने का वक्त आ गया। मियाँ साहब हमेशा से सियासत में कोई भी ऐसा टाइम नहीं था पोस्ट इलेक्शन, और जब से वापस आए जब वहाँ भी थे इवन तो वहाँ पे भी लोग उनसे मुलाकात करते थे। यहाँ भी वो पूरी तरह सर इतना इंपॉर्टेंट दौरा हुआ अभी टर्किश प्रेसिडेंट का, वो कहाँ थे? टर्किश प्रेसिडेंट में देखे ना आप, मुझे एक बात बताएं कि अगर मियाँ साहब किसी जगह पे भी मौजूद हों तो उनकी मौजूदगी में फिर रिडंडेंट हो जाते हैं वज़ीर आला पंजाब भी और प्राइम मिनिस्टर भी। ज़ाहिर है वो सुप्रीम लीडर हैं पार्टी के, तो वो इतनी स्पेस तो देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन ये बात बिल्कुल जो है वो गलत है कि जी वो उनको उनकी राय जो है वो शामिल नहीं होती, बल्कि उनकी हर मामले में जो राय है वो पार्टी की राय है और वो सुप्रीम और सारे मानते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब भी अपनी गुफ्तगू पॉलिसी तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम लेते हैं, इसलिए ही इज वेरी मच देयर इन द पार्टी पॉलिटिक्स। के लिए अभी कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो खुद तो नॉमिनेट किया, उन्होंने किया और पार्टी उनकी इस पार्टी का में एक लीडर है और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, एक खत ओपन लेटर इमरान खान साहब का, वो ज़ाहिर आपको पता है बड़ा ज़ेर बहस रहा, फिर ये भी बहस रही जी कि वो तो देखा ही नहीं है ना मिला है, मिलेगा तो हम ये भी बल्कि कहा गया इदारे की तरफ से, इदारे के सरबराह की तरफ से कि वो हम प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे। ऐसे इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं जी अगर बानी पीटीआई को खत लिखने का शौक है तो प्राइम मिनिस्टर को लिखें, सियासी डाक खाना जो है वो वज़ीर आज़म ऑफिस हुआ करता है और कोई नहीं हुआ करता। हाँ, ये इनके फायदे जरूर है और यही तो इनको तकलीफ हो रही है कि हमें क्यों नहीं लिखते हैं खत। हाँ। जबकि देखें जो पतन की रिपोर्ट है ना आपके सामने होगी, 80 हलकों में उन्होंने कहा कि मैंडेट चोरी हुआ है। और इस तरह की जब रिपोर्टें पहले हमारे दौर में आती थी तो ये बड़े हाईलाइट करते थे सूडी नून वाले कि जी देखिए रिपोर्ट आई है, सर्वे हुआ है। तो अब जो है ना ये सर्वे हुआ है, फिर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और अब जो इनके पार्लियामेंट के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, कोरम पूरे नहीं हो रहे हैं, कई दफ़ा मैंने देखा इनका बस वो कोरम की निशानदेही तो हो जाती है और इजलास ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि इनके लोग खुद नहीं आ रहे हैं। यानी आप यकीन करें कि पीपल्स पार्टी नून लीग की चप्पलिश तो अपनी जगह, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले आप समझ रहे हैं कि ये किश्ती डूब रही है और वो डूबती हुई किश्ती से अपने आप को बचाने के लिए ये तो देखें ये एक पत्थर फेंका गया। आप ये ना समझे कि ये शर्जील मेमन और उस्मा बीबी का कोई मसला है, इस तरह नहीं है, ये छोटे सतह पे नहीं है, ये सिर्फ पत्थर फेंकेंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसमें दरारें बढ़ेंगी और पीपल्स पार्टी और नहीं चलेगी इस हुकूमत के साथ। हाँ। क्योंकि ये डूबती किश्ती है और डूबती किश्ती से वो बड़े होशियार लोग हैं, वो अपने आप को साइड पे रखेंगे। अब तक जो करना था कर लिया दोनों ने मिलके। हाँ। लेकिन आगे पीपल्स पार्टी अकेले में तो हुकूमत नहीं बना सकती ना, वो अकेले भी हुकूमत नहीं बना सकते ना सर। उन्होंने आपको पहले ऑफर किया, आपने उनकी ऑफर ली नहीं, तो फिर अब वो क्या वो इस किश्ती से उतर के कहाँ जाएंगे, ये भी तो एक सवाल है। देखिए जहां भी जाएंगे लेकिन इस किश्ती में रहकर तो वो अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब उनका एहसास तो हो गया है। दूसरे जो खत की अपने बात की, देखें खत अगर कोई पढ़े ना पढ़े, कौम ने पढ़ लिया, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ लिया, पूरे पाकिस्तान से बाहर दुनिया ने भी पढ़ लिया। और उस खत में ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी ये तो एनआरओ मांग रहा है, फलां मांग रहा है, उसका जब उस खत का लहजा आप देख लें तो वो एनआरओ नहीं मांग रहा है, ना उसमें कभी एनआरओ का जिक्र है, ना उसमें अपने लिए कोई रिलीफ मांगा है। और उन्होंने जो बातें की है ना वो छुपती हुई बातें हैं, वो एनआरओ वाली बातें नहीं है।
और मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट को एक पूरा तरीके मुखातिब करते हुए कहा है कि आपकी वजह से जो फॉर्म 47 की हुकूमत चल रही है, इसने मुल्क की तबाही कर दी है। सारे इदारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप देखें ना, हाँ। सुप्रीम कोर्ट कभी इस तरह हुआ था, अदलिया के साथ कभी ऐसा हुआ था जो आज हो रहा है, मार्शल में भी नहीं हुआ था। अच्छा, मुझे याद नहीं है इस तरह की टूट फूट कभी मार्शल में भी देखी गई है। अब तो देखें, अब तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। जिसको मर्जी है आप उठा लो, घर से उठा लो, रास्ते से उठा लो, गायब कर दो, कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो देखिए ये चीजें पहले नहीं थी। और नाजायज मुकदमात बनाना, पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ इतने ज्यादा मुकदमा, एक एक बंदे के पीछे 26 मुकदमा। अब 26 नवंबर को जो बंदे पकड़े गए हैं, अब आप देखें सारे वर्कर हैं ना, सियासी वर्कर हैं। चले आपने मुकदमा दर्ज कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, 6-6, 7-7 उस मुकदमों का फैसला हुआ, तो आप कहते हैं जी 8-8 मुकदमात और भी हैं। तो ये इस तरह की रवैया तो मैंने आज तक नहीं देखा था। सर थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है, मैं जरा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जरूर एक दो सवाल करना चाहती हूँ। राजा साहब, एक तो ये कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की बातें हो रही हैं, मौलाना उसका हिस्सा है। मौलाना जो है वो बहुत तनकीद, सर वो कहते हैं जी कि बंद कमरों में फैसले होते हैं। इस हुकूमत की उन्होंने कहा कि कोई वक़्त नहीं है, बंद कमरों में कहीं और फैसले होते हैं, हुकूमत से अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। उसके अलावा भी जो गुफ्तगू वो कर चुके हैं, विच गोज़ ऑन टू शो कि शायद वो कोई भी स्टेप अब लेने को तैयार है आपकी हुकूमत को घर भेजने के लिए। कैसे देख रहे हैं इसको? मौलाना की स्ट्रीट पावर को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत है। कहा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं, तो ये बातें हमेशा से, जब से हमने होश संभाला, मार्च के बाद ये होगा, रमज़ान के बाद ये होगा, तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इससे पहले भी बनते रहे। लेकिन मौलाना साहब की मौजूदगी उस अलायंस में, बाकी तो वही कुछ है, कुछ चले हुए कारतूस अभी शामिल हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और भी कदावर लोग हैं, अचकज़ई साहब पहले से काफ़ी अरसे से थे। अचकज़ई साहब को एक लम्हे एक पे कमान दी गई थी मुज़ाकराती टीम की, वो जो फैसला करेंगे, फिर वो विड्रॉ कर गई। तो अचकज़ई साहब भी हालात कि जो है वो उससे पूरी तरह आगाह है, समझदार से। नहीं, लेकिन आपने उनका लेटेस्ट बयान जो आखिरी था वो देखा सर? उन्होंने कहा कि हुकूमत के खिलाफ जहाद किया जा सकता है। कमिंग बैक जी, हाँ। अब देखिए अचकज़ई साहब अगर जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल को और आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड को देखें, तो वो वहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जहाद किन मानों में है। लेकिन कमिंग बैक टू मौलाना साहब, मौलाना साहब एक सेफ्टी वाल्व होंगे उस अपोजिशन में के अलायंस में। क्यों? मौलाना साहब रैशनल की बात करते हैं, मुल्क की सलामती की बात करते हैं। मौलाना साहब के होते हुए फिर उस अलायंस की तरफ से ये नहीं आएगा कि फ़ॉरेन रेमिटेंस ना भेजें, पाकिस्तान को फेल करें। मौलाना साहब की मौजूदगी में ये नहीं होगा कि IMF को खतूत लिखे जाएंगे। तो आप तो मतलब आप, मुझे लग रहा है आप तो खुश हैं कि मौलाना ऑपोजिशन अलायंस में, ताकि आप समझ रहे हैं कि उससे कोई सैनिटी बरकरार रहेगी। मैं उसकी पॉजिटिव पहलू की बात कर रहा हूँ कि ये एक सियासी अमल है ना, अलायंस बनना, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद पे हमले नहीं होंगे। मौलाना साहब के होते हुए तशद्दुद का वो वाला आंसर नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि हम सड़कों पर निकल आए। उससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम निकल पड़े तो हमारी हुकूमत सिर्फ हमारी निकलने की कॉल, आपकी हुकूमत हमारी निकलने की कॉल देने की मार है। ठीक है, उसी में गिर जाएगी। उनका हक है वो ये बयान दें। लेकिन मौलाना साहब ने सड़कों पे निकलने की बात की। मौलाना साहब ने सरकारी टीयर गैस से इस्लामाबाद पुलिस पे फायरिंग की बात नहीं की। मौलाना साहब ने हथियार लेके आने की बात नहीं की। वो तो निकलेंगे तो पता चलेगा ना कि किस मूड और टोन में आ रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मौलाना साहब ने दरख्त नहीं, हम समझते हैं कि मौलाना साहब की मौजूदगी से, JUI की मौजूदगी से वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होगा, बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी। अब माजी करीब में 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना साहब के किरदार को देख लें कि किस तरीके से विजडम के साथ उन्होंने उन सारी चीज़ों को करके, और PTI का भी कंसेंसस उन्होंने हासिल किया, साथ खड़े करके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद में ठीक है वो किसी हदायत पे अपने अडयाला से वो पीछे हट गए। लेकिन मौलाना की जमात कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ नुकात के ऊपर कहा कि आप लोगों ने तासुर दिया कुछ और, किया कुछ और। सो वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो भी उन्होंने ताउन किया, आप लोगों ने अपना पार्ट ऑफ द बार्गेन जो है उसको नहीं रखा। मैं उसके बाद वो मदरसों वाला मामला भी फिर खैर खूबी वो उस पर भी वो कुछ खास मुतमईन नहीं है। यूसुफ ज़ई साहब, सर ये जो ग्रैंड अलायंस है डेमोक्रेटिक, एक तो पहले ये बताएं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का आपने कहीं पे मशवरा सुना होगा, वो ये कहते हैं कि माइनस मौलाना फजल रहमान आप लोगों को जो है वो कोई भी अलायंस जो है बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी अलायंस में मौलाना फजल रहमान के साथ बैठना बनता नहीं है। देखिए हर की अपनी अपनी राय है, वो उनकी राय अपनी जगह है। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त
मौलाना साहब के साथ हमारी कम से कम नुकात के ऊपर इत्तेहाद बन सकता है। वो भी इस हुकूमत के खिलाफ है, वो भी समझते हैं कि ये नाजायज हुकूमत है और इसको घर भेजना चाहिए, इस पर हम भी मुतफिक हैं। नए इंतखाबात का मुतालबा वो भी कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मिल सकते हैं। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिन पे हमारा इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन सर उनका जो ग्रीवेंस है वो आपके खिलाफ भी है ना, वो केपीके के लिए भी तो कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं ना, और तो हम फ्रेश इलेक्शन पे राजी हो सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है। हमें क्या इशू है, हमें तो कोई निशान नहीं मिला था तब भी हम जीते हैं, तो इसके बाद अगर हमें निशान मिल गया तो हमें तो कोई डर ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो साबित भी कर दिया कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ, फिर भी सबसे बड़ी जमात बनकर आए हैं। तो ये डर तो इन लोगों को है ना। देखिए इनको क्या जरूरत पड़ी है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से बयान दे रहे हैं कि जी उनका आना अच्छा है, उनका आना बुरा है, वो नहीं आ सकते, वो ये भाई आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप उनके गुस्से और गजब से डरे जिस दिन वो आए हैं। आपने जो कुछ किया उनके साथ, इतना जुल्म तो कोई भी नहीं कर सकता कि आपने हमारी हुकूमत तो खत्म करा दी। स्ट्रीट पावर तो मौलाना के पास थी ना, और इनके पास क्या था? हाँ। जब हुकूमत खत्म करा दी तो फिर उसके बाद उनको एक साइड पे रख दिया कि जी आप अभी आराम करें, हमें करने दें हुकूमत। नहीं जरा आप उनको मशवरा दे रहे हैं, मुझे भी वैसे थोड़ा सा समझा दें। आपकी हुकूमत जब खत्म हुई तो मौलाना फजल रहमान सर बड़े लीड कैरेक्टर थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जो उन्होंने कहा कि हम जमीन आपके लिए इतनी गर्म कर देंगे कि आप चल नहीं सकेंगे, और जमीन फिर गर्म हुई सर आप लोगों के लिए। आपका वो कारकुन जिसने उस गर्म जमीन को बर्दाश्त किया, वो कैसे मानेगा सर कि आप दोबारा मौलाना के साथ चले जाए, इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए ये सियासत है। जब कारकुन मान जाएगा, जब पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठ सकती है, आपको पता है कि क्या होता रहा है। फिर कुछ मुझे आज भी याद है बेनजीर भुट्टो साहब जो कौमी असम्बली से रोती हुई निकली थी, उसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे। उनके खिलाफ जो कुछ बातें हो रही थी, देखिए ये सियासत है। अब देखें सियासत के अंदर अब जो इस वक्त हुकूमत है, अब वो सबसे बड़ा इशू है ना, नाजायज हुकूमत है। तो इसके खिलाफ तो एक अच्छा इकदाम एक होना। हम ये तो नहीं कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी आ जाए हुकूमत बांटते हैं, या आ जाए कि हम सीटें बांटते हैं। हम तो एक जमहूरियत को कायम करने के लिए जमहूरियत के मफाद में एक इत्तेहाद बना रहे हैं। हम समझते हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है, आपका सब कुछ बाहर जा रहा है। देखें 187 के करीब टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई पंजाब में जी, तो आपकी तो एक्सपोर्ट ही खत्म हो रही है। अच्छा बिफोर आई गो बैक टू राजा साहब, वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे ये बताएं क्योंकि मौलाना की बात हो रही है, वो ये कहते हैं उन्होंने 2 सूबों का कहा, उसमें आपके सूबे को भी शामिल किया। उन्होंने कहा रेटी नहीं है आपकी हुकूमत के सूबे के अंदर, मौलाना को सिक्योरिटी थ्रेट आई है, उसके ऊपर उनके तर्जुमान ने भी बहुत आड़े हाथों लिया केपीके गवर्नमेंट को। देखिए मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दहशतगर्दी के मामलात हैं सूबे के अंदर, और दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ एक सूबे का काम नहीं है। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर भी हो रही है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उधर वो मरकज में भी उनके साथ है, लेकिन दहशतगर्दी तो हो रही है। अब दहशतगर्दी को रोकने के लिए एक तरफ फौज तो लगी हुई है, वो अपनी कुर्बानियां दे रही है। अब ये कि वफाकी हुकूमत अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, हमारे जो अफगानिस्तान के साथ इश्यूज बने हुए हैं उसको कैसे हल कर सकती है, उस पर ये खामोश है। चले मैं पूछती हूँ, मेरे पास क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है, मुझे इजाजत देंगे, मैं राज साहब से पूछ लूँ सर किस तरीके से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? हामिद रजा साहब अगेन अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं, वो ये कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि हम आएँ और आके आपसे टकरा जाएं? आप चाहते हैं तो फिर हम आके टकरा जाएंगे? नहीं देखें, जो टकराने वाले थे वो तो कई दफ़ा टकरा चुके 100 बार। हाँ। तो मौलाना साहब की जो विजडम है, जो उनकी हिकमत है, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखें, जिस तरीके से वो एक डायलॉग पे यकीन रखते हैं। ठीक है, वो जो अपना उनका एहतजाज या सड़कों पे आना वो उनके पास पावर है, लेकिन उसके इस्तेमाल के बारे में मौलाना साहब का जो विजडम है, ये जो तवक्कुआत लगा रहे हैं वो ना मौलाना साहब के प्रोफाइल से या तो मैं नहीं समझता कि वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उस हवाले से, वरना वो मौलाना साहब से कोई ऐसी तवक्को नहीं की जा सकेगी कि जो को ऐसे करेंगे। तो इंशाल्लाह वो कह रहे अपनी कश्ती बचाए, पीपल्स पार्टी निकल गई तो डूब जाएगी। बिल्कुल, केपी की कश्ती भी चलेगी जी, पंजाब की भी, सिंध की भी और मरकज की भी। चले मेरे पास वक्त खत्म हो गए। ये उम्मीद के पाकिस्तान की कश्ती इसी तरह बेहतरी की तरफ चलती रहे और बेहतरी की तरफ बढ़े। हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफ रईस साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।